जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र सीरीज में, जिसमें लोग पूर्वावलोकन कर रहे हैं भूगोल का। समान भूगोल है, इसमें लोग भारत एवं विश्व दोनों कर रहे हैं। और ये भारतीय भूगोल का हम लोग ने काफ़ी सेक्शन कर लिया था। आज हम लोग यहाँ कृषि करने वाले हैं, 13वां नंबर चैप्टर। और इसका कुछ सेक्शन हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग किया था, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना कर लाते हैं। तो जैसे ये घटना चक्र का भूगोल कंप्लीट होगा, उसी के साथ हम लोग फिर पॉलिटी शुरू करने वाले, फिर हिस्ट्री शुरू करेंगे और उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू सेशन रखेंगे, ताकि और भी जितने सारे घटना चक्र के बुक है वो कंप्लीट हो जाए एग्जाम आने से पहले। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर उन लोगों तक जो इस बार का यूपीएससी प्री या फिर 70th बीपीएससी या फिर यूपीपीसीएस देने वाले उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अपने तैयारी को और मजबूत कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ इस प्रश्न तक हम लोगों ने कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग 29 प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले बस आपसे यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता कौन है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित हरित खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोड़ा, मतलब लोबिया। निम्नलिखित हरित खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बोड़ा या लोबिया। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा लोबिया। नई सुधारी गई ऊसर में हरित खाद के लिए उपयुक्त फसल है कौन सा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा लोबिया। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा यह सभी, मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने हेतु और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। डी ऑप्शन होगा यह सभी। फिर से देखते हैं, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं किस लिए? तो उत्पादन बढ़ाने के लिए होता है, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए होता है और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए होता है। तो डी ऑप्शन होगा यह सभी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु तट में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? तो बी ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु के तट में। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है कौन, क्या सन्निहित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। हरित खेती में सन्निहित है क्या? तो सी ऑप्शन हो जाएगा समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन गलत है, नगद फसलों पर बल सही है, अन्य समानताएं में वृद्धि यह भी सही है, और आर्थिक सहायता में कटौती यह भी सही है। तो ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा किसानों को गुणवत्ता बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्य की सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, एक मार्क है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी का मोहर। एक मार्क क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गुणवत्ता गारंटी का मोहर। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो डी ऑप्शन होगा 1 हेक्टेयर से कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो डी ऑप्शन होगा 1 हेक्टेयर से कम। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर देखना है कौन कौन सा है। तो पहला है एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार, यह बिल्कुल गलत है। न्यूनतम जोत को अपनाना, यह बिल्कुल सही है।
बागानी फसलों की खेती का परिहार, यह भी गलत है। मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अपशिष्ट का उपयोग, यह बिल्कुल सही है। और स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रम या फसल आवर्तनों को अपनाना, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2, 4, 5। 2, 4, 5 फिर से देखते हैं। भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो पहला हो जाएगा एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार, यह बिल्कुल गलत है। न्यूनतम जोत को अपनाना, यह बिल्कुल सही है। बागानी फसलों की खेती का परिहार, यह भी बिल्कुल गलत है। मृदा धरातल को ढकने के लिए असफल अपशिष्ट का उपयोग, यह भी बिल्कुल सही है। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रम फसल आवर्तनों को अपनाना, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा 2, 4, 5। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो सी ऑप्शन, ई ऑप्शन हो जाएगा। इसमें इस ऑप्शन देखते हैं। कुशल सिंचाई बिल्कुल हो सकता है। गुणवत्ता युक्त बीज, यह भी बिल्कुल सही हो सकता है। कीटनाशकों का प्रयोग, यह भी होगा। उर्वरकों का प्रयोग, यह भी होगा। तो इसमें लगभग सारे ऑप्शन सही, आप लोग ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही है। लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, जबकि वे केवल 47.3% फसल या क्षेत्र या कुल फसलों क्षेत्र का मालिक है, यह बिल्कुल सही है। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, यह बिल्कुल सही है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें तीनों सही है। फिर से देखते हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन कौन से सही हैं? लघु और सीमांत किसान कुल किसानों का 86.2% है, या जबकि वे केवल 47.3% फसल क्षेत्रों कुल फसल क्षेत्र का के मालिक हैं, यह बिल्कुल सही है। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है, यह बिल्कुल सही है। राज्यवार कुल कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 इसमें सही है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है हरित क्रांति। तो हरित क्रांति से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को आइए एक करके हम लोग देखते हैं। हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7वें दशक के दौरान। हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 7वें दशक के दौरान। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई। बी ऑप्शन हो जाएगा MS स्वामीनाथन द्वारा। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा? तो बी ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन द्वारा। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलोन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नॉर्मन ऑस्टिन बोरलोन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलोन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलोन। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा किसका? तो ए ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर स्वामीनाथन का। हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। निम्न में से कौन सा एक 20वीं सदी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं उत्पादन से। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। हरित क्रांति का प्रभाव किसके उत्पादन में सबसे अधिक महसूस किया गया? तो बी ऑप्शन होगा गेहूँ। अगला, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की? डी ऑप्शन होगा गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की किसमें? तो गेहूं के उत्पादन में, डी ऑप्शन। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा है था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं।
हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप या फसल कौन सा था? तो डी ऑप्शन रहेगा मैक्सिकन गेहूँ। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था? बी ऑप्शन 2000 किलोग्राम। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था कितना? बी ऑप्शन हो जाएगा 2000 किलो। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या क्या सही है? तो इसमें सही देख लेते हैं क्या क्या है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, यह बिल्कुल गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, यह बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, यह गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी और मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। फिर से देखते हैं, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना, यह गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्र में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, यह बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, यह बिल्कुल गलत है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 इसमें सही है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसमें कौन कौन से घटक हरित क्रांति के हैं? उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, यह बिल्कुल सही है। सिंचाई, यह भी सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण, यह भी सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन होगा सभी चारों। फिर से पढ़ते हैं, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज, यह बिल्कुल सही है। सिंचाई भी होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है और ग्रामीण सड़कें और वितरण भी होगा। तो डी ऑप्शन होगा सभी चारों। अगला प्रश्न कथन कारण है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, यह बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है? तो डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी से, मतलब हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से है, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर सूची 1 है, सूची 2 है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन हो जाएगा नीली क्रांति और उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। ये ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। फिर से खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन हो जाएगा नीली क्रांति और उर्वरक हो जाएगा भूरी क्रांति। गुलाबी क्रांति संबंधित है? तो डी ऑप्शन होगा प्याज से। गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन प्याज से। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन होगा कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन कच्चा तेल उत्पादन से। सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है क्रांति और संबंधित क्षेत्र। तो गोल्डन क्रांति संबंधित है बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से। पीली क्रांति संबंधित तिलहन उत्पादन से और काली या ब्लैक क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। सी ऑप्शन होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। फिर से देखते हैं, गोल्डन क्रांति संबंधित है बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति संबंधित है उर्वरक से। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से और काली या ब्लैक क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। क्रांति और संबंधित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति उद्यान से बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दूध से सही है। नीली क्रांति कुक्कुट पालन से, यह गलत है। हरित क्रांति कृषि से, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा नीली क्रांति कुक्कुट से नहीं बल्कि मत्स्य उत्पादन से है। अगला, नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन रहेगा मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है किससे? तो डी ऑप्शन मत्स्य पालन से। निम्नलिखित में से कौन सी नीली क्रांति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन एक नीली क्रांति से संबंधित है? सी ऑप्शन रहेगा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मत्स्य पालन। निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा मत्स्य पालन। नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन रहेगा मछली उत्पादन से।
नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है किससे? तो सी ऑप्शन होगा मछली उत्पादन से। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। निम्नलिखित में से कौन कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो सफ़ेद दूध से, हरा अनाज से, सुनहरा खाद्यान्न से, नीला मुर्गी पालन से, यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नीला मुर्गी पालन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बाजरा। बाकी गन्ना, केला और कपास व्यापारिक है। फिर से निम्न में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा बाजरा। और इसी के साथ 6 चैप्टर समाप्त होता है। अगला है खाद्यान्न फसलें, उससे पहला है रबी के फसलें। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो सी ऑप्शन होगा अक्टूबर और नवंबर। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। निम्न में से कौन एक रबी फसल है? तो डी ऑप्शन होगा सरसों। निम्न में से कौन एक रबी फसल है? तो डी ऑप्शन होगा सरसों। रबी की फसलें को बोया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा अक्टूबर से नवंबर तक। रबी की फसलों को बोया जाता है तो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न की फसल नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा मसूर। बाकी मूंगफली, मक्का और धान खाद्यान्न खरीफ फसल है। निम्न में से कौन एक खरीफ फसल नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा मसूर। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो ए ऑप्शन होगा भिंडी। बाकी गाजर, मूली और मटर रबी की फसल हैं। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा चना। बाकी धान, मक्का और ज्वार खरीफ फसल है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो चना नहीं है। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा गेहूँ। फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ समुच्चय आवश्यक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा मध्य ताप और मध्यम वर्षा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? तो ए ऑप्शन होगा मध्य ताप और मध्यम वर्षा। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है क्या? तो डी ऑप्शन होगा गेहूं। बाकी गन्ना, जूट और कपास नकदी फसल में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है? तो सी ऑप्शन होगा कपास, गन्ना और केला। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी है? तो सी ऑप्शन होगा कपास, गन्ना, केला। देश में गेहूं के उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो सी ए ऑप्शन हो जाएगा 109.5 मिलियन टन। चतुर्थ अग्रिम गेहूं के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 109.5 मिलियन टन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादन राज्यों की दृष्टि से सही है? तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो सी ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो सी ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धान। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धान। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं और गन्ना के। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं और गन्ना के। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोनेरा 64। निम्नलिखित में से गेहूं के किस प्रजाति पनेरा और उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सोनोरा 64। गेहूं में बौनेपन का जीन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा नोरिक 10। गेहूं में बौनेपन का जीन है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा नोरिक 10। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा असंचित परिस्थितियों के लिए। मैक्रोनी गेहूं सबसे
उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा असंचित परिस्थितियों के लिए। राज 3077 का एक प्रजाति है किसका? तो डी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं का। राज 3077 एक प्रजाति है किसका? तो गेहूं का। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गेहूं की। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति किसकी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा गेहूं की। यूपी 308 एक प्रजाति है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं का। यूपी 308 एक प्रजाति किसका? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं का। वर्ष 2006-07 तथा 2009-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, ए ऑप्शन। वर्ष 2006-07 तथा 9-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन, ए ऑप्शन, बढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा रस्ट। कल्याण सोना एक किस्म है, तो सी ऑप्शन गेहूं का। कल्याण सोना एक किस्म किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा गेहूं का। भारत में फसलों के आधार पर पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। अर्जुन, जया, पद्मा और सोनालिका, इनमें से कौन सी गेहूं की किस्में हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4, मतलब अर्जुन है और सोनालिका है। अर्जुन और सोनालिका गेहूं की किस्में हैं। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा UPAS 120। गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा UPAS। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत, इनमें से इन कथनों में से कौन सा सही है यह देखना है। तो आइए देखते हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, यह भी बिल्कुल सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, यह भी बिल्कुल सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था, यह गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में कौन सा सही है? तो भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है, यह बिल्कुल सही है। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, यह बिल्कुल सही है। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की आवश्यकता सर्वाधिक क्रांति अवस्था है, यह गलत है, तो डी ऑप्शन आएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकर या क्रॉस है? तो डी ऑप्शन में आएगा गेहूं और राई। ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकर या क्रॉस है? तो डी ऑप्शन में आएगा गेहूं एवं राई। कथन कारण देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, यह बिल्कुल सही है। अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर ए की सही व्याख्या है ए ऑप्शन। फिर से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है, यह बिल्कुल सही है। सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, करनाल बंट एक बीमारी है, डी ऑप्शन गेहूं की। करनाल बंट एक बीमारी किसकी? तो डी ऑप्शन होगा गेहूं की। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम है, तो सी ऑप्शन होगा ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? तो सी ऑप्शन होगा ट्रिटिकम ड्यूरम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शकनाशी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटाक्लोर। अगला चैप्टर हमारा है खरीफ की फसलें। तो आइए इसके प्रश्नों को देखते हैं। धान की उत्पत्ति हुई, बी ऑप्शन, दक्षिण पूर्व एशिया में। धान की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो दक्षिण पूर्व एशिया में, बी ऑप्शन। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेतों का बारी बारी से क्लोदान और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल सही। मीथेन के कम उत्पादन, यह भी सही है। और बिजली की कम खपत, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों इसमें सही है। फिर से देखते हैं। कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेती का बारी बारी से
क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है इसका? तो बीज की कम आवश्यकता पड़ती है, मीथेन का कम उत्पादन होता है और बिजली की कम खपत होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो कपास हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा और धान हो जाएगा, गेहूं नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित फसलों पर ध्यान दीजिए, इनमें से कौन खरीफ की फसलें हैं? तो कपास हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा और धान हो जाएगा। सी ऑप्शन 1, 2, 3। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है? ए ऑप्शन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां है क्या? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर ताप। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोयाबीन। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरसों नहीं है, बाकी कपास, मूंगफली और मक्का है। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरसों नहीं है, बाकी कपास, मूंगफली और मक्का खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चना, बाकी अरहर या तूर, मक्का, धान खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो चना नहीं है। निम्नलिखित फसलों कौन एक भारत की प्रमुख खाद्यान्न है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चावल। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? तो बी ऑप्शन होगा चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन होगा चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चावल। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धान। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा धान। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश में। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? तो सी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था? तो ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 2013-14 में था कौन सा? तो ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं? तो बी ऑप्शन होगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित राज्यों में से किस में धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। कौन सी चावल का किस्म नहीं है? तो ज्वाला नहीं है, बाकी हंसा है, जया है और पद्मा है। फिर से प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। जया, पद्मा और कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य या सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो ए ऑप्शन होगा धान। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य या सीरियल का उन्नत किस्म है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा धान का। अमन धान उगाया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा जून जुलाई में। अमन धान उगाया जाता है कहाँ? तो बी ऑप्शन होगा जून जुलाई में। पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? तो सी ऑप्शन होगा धान की। पूषा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसका? तो सी ऑप्शन धान की। बारानी दीप किस फसल का किस्म है? तो सी ऑप्शन होगा धान। बारानी दीप किस फसल का किस्म है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धान का। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पूषा और H10। निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल का संकर प्रजाति है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पूषा और H10। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर। नीचे लिखे कथनों पर विचार करें तथा अधोलिखित कूट का सही उत्तर चुनें। कथन कारण दिया हुआ है, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह बिल्कुल सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, यह गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है, यह बिल्कुल सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है, यह गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो ये ऑप्शन आएगा नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? तो ये ऑप्शन रहेगा नील हरित शैवाल। अगला प्रश्न कथन कारण है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। यह बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यह गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। फिर से, भारत का पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का अधिक उत्पादन करता है। यह बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी तट एवं पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। यह गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो ये ऑप्शन आएगा चावल। विगत एक दशक में भारत के किस एक निम्नलिखित फसल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा चावल। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं, कौन कौन से राज्य हैं? बी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब और आंध्र प्रदेश। देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त हुए हैं वे हैं, तो बी ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डी ऑप्शन रहेगा 3, 2, 1, 4। पहले हो जाएगा तमिलनाडु, फिर हो जाएगा पंजाब, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन 3, 2, 1, 4। पहले तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। भारत में चावल का अधिक की उत्पादक है, तो ये ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश। भारत में चावल का अधिक की उत्पादक है कौन सा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा डी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा डी ऑप्शन होगा 100 सेंटीमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो डी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो डी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक हैं, तो सी ऑप्शन रहेगा पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो डी ऑप्शन रहेगा 4, 3, 2, 1। पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा पंजाब, फिर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो डी ऑप्शन रहेगा पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पहले पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर आंध्र प्रदेश। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादक या प्रति हेक्टेयर करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जियाद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो बी ऑप्शन रहेगा मूंग और उड़द। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जियाद के मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मूंग एवं उड़द। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो बी ऑप्शन रहेगा धान। निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? तो बी ऑप्शन रहेगा धान। फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है? तो ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे के सारे सही सुमेलित हैं। चावल हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गेहूँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कपास हो जाएगा गुजरात और राई सरसों हो जाएगा राजस्थान। फिर से, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युगों में से कौन सही नहीं है? तो ई ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही सुमेलित हैं। चावल के लिए पश्चिम बंगाल, गेहूँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, कपास हो जाएगा गुजरात और राई सरसों हो जाएगा राजस्थान। भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम को चुनें। तो इसमें हो जाएगा ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा आंसर। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा पंजाब, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर से निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और भारत के चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुनें। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो चना है, मटर है, सेम है, धान नहीं है। फिर से, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा
धान नहीं है बाकी चना, मटर और सेम है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन आएगा ज्वार। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सी ऑप्शन आएगा ज्वार नहीं है बाकी जूट है, मूंगफली है और गन्ना है। अगला प्रश्न, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, यह बिल्कुल सही है। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यह गलत है। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यह बिल्कुल सही है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटता है, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, यह सही है। कपास की खेती के क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा नकदी फसलें। इसमें पहला हो जाएगा कपास। तो उसका प्रश्न देखते हैं, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये ऑप्शन रहेगा कपास। फिर से, वह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास की अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास की अधिकतम मात्रा के उत्पादन करता है? तो बी ऑप्शन रहेगा उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है? तो ए ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन है? तो ए ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा खांडवा और खरगोन। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोना का क्षेत्र कहते हैं? तो बी ऑप्शन है खंडवा और खरगोन। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो सी ऑप्शन है कपास। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कपास। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कपास के इनमें से कौन सा सही है, यह देखना है। तो भारत में कपास के पौधे का आदि निवास है, यह बिल्कुल सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहां कपास के संकर किस्म विकसित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप विविध उत्पादन होता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों एक व दो दोनों सही है। फिर से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत कपास के पौधे का आदि निवास है, यह बिल्कुल सही है। विश्व में भारत पहला देश है जहाँ कपास का संकर किस्म विकसित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन रहेगा एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा बीज से। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो बी ऑप्शन रहेगा बीज से। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। फिर से, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने के फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है? सी ऑप्शन हो जाएगा सिंचाई क्षेत्र सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिल हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा महाराष्ट्र। अगला हमारा फसल है गन्ना। तो आइए इसके आगे प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ए ऑप्शन रहेगा गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लिस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? तो ए ऑप्शन रहेगा गन्ना। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो बी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो डी ऑप्शन रहेगा गन्ना। भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो डी ऑप्शन रहेगा गन्ना। अगला प्रश्न, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों के घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रम है? तो बी ऑप्शन रहेगा पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों के घटते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर क्रम में सही अनुक्रम क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है? तो डी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों की सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। गन्ना उत्पादन 2013 में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा का उपोत्पादन है, या बिल्कुल सही है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकले हुए भाप बनने के लिए बॉयलरों से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। कच्ची सामग्री के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी का उत्पादन होता है, यह बिल्कुल गलत है। तो ए ऑप्शन रहेगा 1 और 2 इसमें सही है। फिर से, चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पादन है, यह बिल्कुल सही है। चीनी कारखानों में चीनी मिलों में से निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों से ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, यह बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन रहेगा 1 और 2। गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपाक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है इसका? तो इसका बी ऑप्शन रहेगा केवल 1, 2 और 3। नीचे देखे कोट का सही का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3 इसमें सही है। आइए देखते हैं। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, यह बिल्कुल सही है। इसे चियावन या ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, यह गलत है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतरशासन की ज़्यादा गुंजाइश है, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 4 इसमें सही है। फिर से देखते हैं। गन्ना उत्पादन में एक व्यावहारिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है इसके? तो कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है, यह बिल्कुल सही है। इसमें च्यवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है, यह भी सही है। इसमें रासायनिक या अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, यह गलत है। कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर शासन की ज़्यादा गुंजाइश है, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन रहेगा 1, 2 और 4। अगला, गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि बी ऑप्शन होगा पकने की अवधि में पाला गिर जाए। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि, तो बी ऑप्शन होगा पकने की अवधि में पाला गिर जाए। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक है कौन से? तो सी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक कौन से है? तो सी ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में भारत के बृहत्तम चीनी उत्पादन करने वाले राज्यों का सही आरोही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो इसमें सही कथन देखना है कौन सा है। विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 15% से अधिक है, यह बिल्कुल सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यह भी सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यह भी सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है? तो विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 15% से अधिक है, यह बिल्कुल सही है।
भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है, यह भी बिल्कुल सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, यह सही है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत है। अगला प्रश्न, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है कहाँ, तो बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश में। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है, तो डी ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रतापपुर में। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी कहाँ, तो प्रतापपुर में। किन कारणों से उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की, तो गन्ने की प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, यह बिल्कुल सही है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, यह भी सही है। सस्ता श्रम, यह गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से देखते हैं, किन कारणों से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायक की, तो गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, यह बिल्कुल सही है। गन्ने में शर्करा का अधिक होना, यह भी सही है। पेराई का अधिक लंबा मौसम, यह भी सही है। सस्ता श्रम गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोयम्बटूर में। गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जाता है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा HBI कोयम्बटूर में। गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है कहाँ, तो डी ऑप्शन हो जाएगा HSBI कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न, गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लगती है, तो सी ऑप्शन 18 माह। गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लगता है कितना, तो सी ऑप्शन 18 माह। अगला प्रश्न, कथन कारण, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, यह बिल्कुल सही है। गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और ए के सही स्पष्टीकरण आर है। फिर से, चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है, यह बिल्कुल सही है। गन्ने के प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने के रस की मात्रा दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है, यह भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। अगला कथन कारण दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, यह बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं है। फिर से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक होता है परंतु उत्पादकता कम है, यह बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कथन ए और कारण आर दोनों सही है, परंतु कारण आर कथन ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, तो डी ऑप्शन होगा गन्ने की। CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति किसकी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा गन्ने की। तो यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है तिलहन, जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और आपसे बस यही अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का UPSC या फिर BPSC या फिर UPPCS या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम आगे कभी देने वाले होंगे तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि वह भी इससे लाभान्वित हो सके और अपनी रिवीजन को और अच्छा मजबूत कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना ही जल्दी आपको यह याद होगा और उतना ही देर तक आप इसे रिट्रीट कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।